राधापुर नामक गांव में जीवन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर आमदनी का दूसरा कोई जरिया न था। खेती से जो भी उपज होती थी वही जीविका का एकमात्र साधन था। उसी गांव में एक ठेकेदार केशु नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी राधो बड़े ही नेकदिल औरत थी, परंतु सेठ बहुत कृपण तथा बेईमान प्रकृति का व्यक्ति था। जीवन ने उस सेठ से 1200 रुपये उधार लिए थे और सेठ उसी के बदले जीवन के मकान पर कब्जा करना चाहता था। एक दिन की बात है, जब जीवन की पत्नी रंतो को पता चला तो रंतो भेड़िए की भांति केशु सेठ के घर के भीतर घुस आई। रंतो का चेहरा पूरा गुस्से से लाल था और आंखें बड़ी ही भयावह जैसी दिख रही थीं। वह एक डायन की भांति दिखाई दे रही थी। यह सब देखते ही जैसे राधा की जान मुट्ठी में आ गई। सुन रही ठेकेदारनी अंदर कदम रखते ही रंतो गरज उठी, अगर तुम्हें 3 मंजिला मकान बनाकर शांति नहीं मिली तो हमारी झोपड़ी छीनकर कलेजा ठंडा हो जाएगा। वह राधो के पास आकर खड़ी हो गई और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे खा जाएगी। राधो का चेहरा फीका पड़ गया। सारे गांव में से ऊंची तुम्हारी अटरिया है, गुस्से भरी ऊंची आवाज में रंतो ने कहा। बसने वाले तुम 3 जन हो, अगर इनमें भी तुम्हारी तोंदें नहीं समाती तो जाकर शमशान के चारों ओर 4 दीवारी बना लो। कुछ सोच विचार कर बात करो मेरी बहन, राधो ने बड़ी नम्रता से पर कुछ डरी हुई आवाज में कहा। पर रंतो को तो जैसे चंडाल चढ़ा हुआ था। बोलूंगी सोचकर उसने आंखें दिखाते हुए उत्तर दिया। तू भी सुन ले और अपने खसम को बता दियो कि यदि किसी ने हमारे घर के अंदर पांव भी रखा तो मैं उसका कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। जानते नहीं हो, मैं रंतो हूँ, संतू सिरकट्टे की बेटी। मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ूंगी। प्रेत बनकर तुम्हारी 7 कुलों का नाश नहीं किया तो मुझे सिरकट्टे बाप की बेटी न कहना। यह सब सुनकर राधो की जबान को जैसे ताला ही लग गया हो। उसने रंतो को समझाना तथा फिर कुछ कहना चाहा, परंतु उसके सूखे कंठ से आवाज नहीं निकली। रंतो मुंह आई कहती चली गई और ऐसे ही बड़बड़ाती हुई आगे निकल गई। दोपहर को केशु ठेकेदार जब रोटी खाने घर पर आया तो राधो ने उसे सब बात बताई और बोली, मुझे तो राम कसम उस पर तरस आता है। कुएं में फेंको ऐसी जायदाद को, अपनी पहली ही हमसे संभाली नहीं जाती तो और क्या करोगे। परंतु ठेकेदार को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह व्यंग से बोला, यदि तेरे जैसा सयाना होता तो आज तक टिंडे ककरियां बेचता होता। और दूसरे क्षण वह बहुत क्रोध में आकर कहने लगा, वह बड़ी अक्ल वाली है तो पहले अपने पति को क्यों नहीं समझाया, जो 1000 की अकेली शराब पी गया, जो 250-300 की अफीम तथा चरस गांजा अलग से लिया। जाने में आज तक कैसे चुप रहा। यदि कोई और होता तो उसके सिर के बाल तक उखाड़ देता। मैं तो फिर भी तरस खाता चला आया कि चलो गरीब है, थोड़ा थोड़ा करके दे देगा, परंतु तुम ऐसों को उधार क्यों दिया करते हो। राधो ने बहुत खींच कर पूछा, तुझे क्या पता, दुकानदारी के भेदों का हमें ही पता है, जिनको इन मूर्ख लोगों से निपटना पड़ता है। नगद तो इनके पास जहर खाने को भी पैसा नहीं होता, उधार हम दे नहीं तो इनका जीना दूभर हो जाता। मुझे तो इसकी बद्दुआ से डर लगता है। ऐसी दुखिया की आह भरी कभी नहीं ली जाती है। उसके कितने ही छोटे छोटे बाल बच्चे ठहरे, उनको लेकर कहाँ जाएगी। बेचारी उसका मकान छोड़ दो। परंतु ठेकेदार ऐसा आदमी नहीं था जो राधो की बातों के लिए इतना बड़ा नुकसान उठा लेता। राधो को उसने बताया कि यह भी उसकी दरिया दिली ही थी कि उसने रंतो के पति
जीवन से केवल घर लेकर ही फैसला कर लिया था। कोई 1200 रुपया उसने जीवन को उधार दिया था और जीवन ने शराब, अफीम तथा चरस का चस्का लेना शुरू किया था। कोई 250 से अधिक का ब्याज बन जाता था, परंतु जीवन के पुराने घर का कोई 500 रुपया देने को तैयार न था। यदि उसकी इच्छा होती तो वह जीवन की सारी जमीन भी कुर्की करवा सकता था। उसने तो जीवन पर इतना तरस खाया था। सेठ ने कहा उसने चोरी चोरी अपनी 3 बीघा जमीन बेच दी थी। अब यदि मैं उस पर मुकदमा कर देता तो घर के साथ साथ उसके बर्तन भी कुर्की हो सकते थे, परंतु क्योंकि वह खुद बाल बच्चेदार आदमी था, इसलिए मैंने सोचकर उसका घर लेकर ही इतना घाटा सहन कर लिया। परंतु यदि इस पर भी वह ऐसी बातें करती फिरती है। ठेकेदार ने गुस्से से कहा, तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं जो रात पड़ने से पहले पहले उसका बोरिया बिस्तर न उठवा दूं। जितना इन लोगों से नरमी करो उतने ही सिर पर चढ़ जाते हैं। अपने पति की यह बातें सुनकर राधो का मन और भी उदास हो गया, परंतु विवश होकर चुप हो गई। ठेकेदार ने उसी रोज जीवन को बुलवाकर कह दिया कि यदि उसने कल तक घर खाली नहीं किया तो वह पुलिस बुलवा लेगा। जीवन बोला, लाला जी मुझे 4 दिन और काट लेने दो, फिर मैं शहर जाकर कोई मेहनत मजदूरी कर लूँगा। यहाँ अपने गांव में मेहनत मजदूरी करने में शर्म आती है। जीवन ने बहुत मिन्नतें की, परंतु ठेकेदार ने आंखें दिखाते हुए उत्तर दिया, तो बड़ी इज्जत वाले थे तो मेरे यहाँ से कर्ज क्यों लिया, और लिया भी तो मेरा कर्जा क्यों नहीं दिया। अब तो गांव में घर छोड़कर रहते तुमको शर्म आती है। जब बोतल को हिला हिला कर देखते थे और कहा करते थे कि ठेकेदार पहले तोड़ की नहीं है यार, तब यह बातें याद नहीं थी। जीवन सिर नीचा किए घर चला गया। रात पड़ने से पहले पहले इस बात की चर्चा सारे गांव में होने लगी। रंतो के तीखे स्वभाव को सभी जानते थे कि वह मरकर भी अपना घर नहीं छोड़ेगी। जीते जी उसे कौन निकालने वाला ठहरा। परंतु दूसरे दिन ही जब जीवन अपना टूटा फूटा सामान गाड़ी पर लाद कर अपने चाचा के पशुओं वाले आहत की ओर जाने लगा तो लोगों को इस बात का भरोसा नहीं हुआ। सभी यही सोच रहे थे कि उसने रंतो को घर छोड़ देने पर कैसे राजी कर लिया। फिर 3 दिन तक रंतो किसी के घर दिखाई नहीं दी, परंतु चौथे रोज गांव वालों ने देखा रंतो गांव में घूम घूम कर केशु ठेकेदार के परिवार को श्राप दिया करती थी। आधी रात तक वह सरापा करती और थक हार कर जब बेहोशी होने लगती तब कहीं जाकर चुप हो जाती, और इसके पश्चात गांव वालों को रंतो की किलकारियां हर रोज सुनाई देने लगीं। वह केशु ठेकेदार के सारे परिवार को सरापा करती, उसे गालियां निकालती और बहुत रात गए तक न जाने क्या क्या बोलती रहती। उसकी किलकारियां जैसे सबके कलेजे को चीर जाती और लोग रात भर उसी की बातें करते रहते। रंतो के कच्चे घर को गिराकर केशु ठेकेदार ने वहां पर नई हवेली की नींव रख दी थी। हवेली को बनते कई दिन हो गए थे, परंतु राधो वहां नहीं गई थी। ठेकेदार उसे रोज कहता कि चलो अपना नया घर बनता देख लो, परंतु राधो को हर समय रक्तों की किलकारियां सुनाई पड़ती थी। उसे ऐसा जान पड़ता था जैसे रंतो अपने काले कलूटे, फटे पुराने चिथड़े कपड़ों में लिपटे बच्चों की पलटन लिए उसके घर के भीतर घुसी आ रही है और उसको डायन की भांति खा जाना चाहती है। मारे डर के वह यह सब ठेकेदार को भी कभी नहीं बताती थी। और जब पति के बहुत कहने पर राधो ने एक दिन अपनी नई हवेली देखने का मन बना लिया। जिस गली से होकर वह जा रही थी उसी के मोड़ पर उसने रंतो को खड़े देखा। नंगे सिर, चेहरे पर बिखरी हुए लटे, भयंकर आंखें और चुड़ैलों जैसे हाथ पांव। वह वहीं खड़ी ऊंची आवाज में
केसु ठेकेदार का नाम ले लेकर गालियां निकाल रही थी, चीखें मार रही थी और उसके बेटों को सराप रही थी। उसके देखते ही राधो बेहोश सी होने लगी। दीवार का सहारा लेकर वह वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद जब उसे कुछ होश आया तो उसने देखा कि रंतो उसकी बन रही नई हवेली के पास खड़ी है। उसके हाथ में एक टूटा हुआ जूता था और पास ही गाड़े हुए एक खूंटे पर जोर जोर से जूता मारती हुई और चिल्ला रही थी, अब बोल मेरे भैया के साले, अब बोल तूने जो तालाब का पानी बोतलों में भरकर मेरे घर फूंक डाला है, मैं भी रंतो नहीं जो तेरे सारे कबीले के बच्चे बच्चे को न खा जाऊं। तो अब बोल मेरे मामू, अब बोल। राधो दीवार के सहारे कांपती हुई उसे देखती रही। जूता मारते और गालियां निकालते निकालते जब वह थक सी गई, अपने आप ही अपनी घर की ओर चल पड़ी। राधो भी उसकी आंखें बचाकर वहीं से घर को लौट पड़ी। अपनी नई हवेली तक पहुंचने का उसे साहस न हुआ। उस दिन रात को जब ठेकेदार घर आया तो राधो ने उसे कहा, यदि कहा मानो तो इस घर को जैसे भी हो बेच डालो। मुझसे अपनी आंखों यह सब नहीं देखा जाता। उस अभागी की यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती। देखो तो कैसी बुरी हालात हो रही है। उसकी बद्दुआओं से मुझे डर लगता है। बड़ी दयावान न बन, चुप करके बैठी रह। ठेकेदार गुस्से से बोला, यदि हाथी कुत्तों के भौंकने से डरकर भाग जाए तो दुनिया न उलट जाए। मैंने घर कर्ज के पैसों में लिया है, कोई दान नहीं लिया जो ऐसी चुड़ैलों की बद्दुआओं से डरकर छोड़ दूं। राधो फिर चुप हो गई। उस दिन के बाद रंतो को किसी ने कहीं फिरते नहीं देखा। जो कोई कभी उसके अहाते के आगे से गुजरता तो उसे छप्पर के नीचे खाट पर लेटे लेटे धीमी धीमी आवाज में ठेकेदार के बेटों को बद्दुआएं देते हुए देखता। वह अब इतनी दुर्बल हो गई थी कि उसकी आवाज उसके घर के आंगन में ही गूंज रही थी। बिना किसी के सहारे वह उठ भी नहीं सकती थी, परंतु अपने घर में ही एक बड़ी लकड़ी का खूंटा गाड़कर और उसके ऊपर एक हांडी रखकर उसने जो ठेकेदार केसु का पुतला बना रखा था, रात को सोते समय और प्रातः काल उठते समय वह उस पर 5 जूते अब भी मारती थी। और कहने वाले कहते हैं कि यह प्रण उसने आखिरी सांस तक निभाया था। थोड़े दिन बाद राधो ने सुना कि रंतो मर गई। उसको यह सुनकर इतना दुख और भय लगा कि वह 2 दिन खाट से उठ नहीं पाई। न कुछ खाया न कुछ पिया, बस पड़ी पड़ी सामने दरवाजे की ओर देखती रही। उसे पल पल ऐसी जान पड़ता जैसे अपने उन्हीं काले कलूटे फटे पुराने चीथड़ों में लिपटे बच्चों की पलटन लिए रंतो उसके घर के अंदर घुसी आ रही है। और कुछ ही दिनों बाद राधो की नई हवेली बनकर तैयार हो गई। मीठे चावल बांटने के लिए वह स्वयं गई। चावल बांटते बांटते उसने एक बहुत दुबली पतली काली कलूटी तथा नंगी धड़ंगी बालिका की ओर देखा तो उसका हाथ अपने आप रुक गया। उसे एक भय सा लगा कि तू किसकी बेटी है री? राधो ने उससे पूछा। रंतो की, बालिका ने उत्तर दिया। राधो की आंखें झपकी भी नहीं थी। वह देखती देखती रह गई। वही कांतिहीन बड़ी बड़ी आंखें, सफेद रंग, बिखरी लटें, डायन जैसे हाथ पांव, जैसे वही रंतो सामने खड़ी हो। राधो की टांगे कांपने लगी। नाई को चावलों वाली परात पकड़ाकर वह झट से भीतर चली गई। अगले दिन लोगों ने राधो को रंतो की ही भांति गालियां देते और किलकारियां मारते हुए सुना। उसी भांति उसने ठेकेदार केसु का नाम ले लेकर उसके बेटों को बद्दुआ दिया करती थी। ठेकेदार ने कई डॉक्टर हकीम बुलवाए, परंतु राधो को कोई आराम नहीं आया। यदि क्षण भर उसे होश आ भी जाता तो अगले क्षण वह अधिक जोर से चिल्लाने लगती, पहले से अधिक गालियां निकालती और अधिक जोर जोर से बद्दुआएं दिया करती। जब कई दिन राधो को आराम नहीं आया तो गांव में
इस बात की चर्चा अधिक होने लगी। गांव की बूढ़ी स्त्रियां कहने लगी कि उस पर रंतो की छाया पड़ गई थी। तभी तो रंतो की ही भांति वह गालियां निकालती थी, उसी की भांति बद्दुआएं दिया करती थी। और तो और उसका स्वर भी रंतो जैसा ही बन गया था। रंतो की बद्दुआ ने केशु ठेकेदार को बर्बाद कर दिया। केशु ठेकेदार उसकी बद्दुआ से त्रस्त होकर अपने 3 मंजिला बने मकान को रंतो के बच्चों को सौंप दिया और उसके पति जीवन को बुलाकर कह दिया, ले अपना घर, आराम से इस घर में रह और अपनी पत्नी रंतो की आत्मा को शांति दे।